है ना। तो सबसे पहले आते हैं बैकलॉग पर। सबसे पहले आते हैं बैकलॉग पर। तो एक दो को ऐड करते हैं पहले, एक दो बच्चे से, या फिर बाद में ऐड करेंगे, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले सबसे पहले आते हैं बैकलॉग वाले इशू पर। तो बैकलॉग वाले इशू में बहुत सारा बैकलॉग है सर। लक्ष्य में कोई बच्चा है या फिर प्रयास में कोई बच्चा है, दोनों का बैकलॉग है। तो पहले तो लक्ष्य वालों के करते हैं कि अगर आपका बैकलॉग है और आप लक्ष्य में है, क्योंकि आपके जो लेक्चर्स होते हैं बहुत ज्यादा नहीं होते, एक दिन में 2 लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। और लेक्चर्स की जो लेंथ है वो भी 2-2 ढाई-ढाई घंटे से ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। हाँ। तो उस केस में मैं ये कहूंगा आपको कि आपका जो लेक्चर है ना, जो आप लेक्चर की बात करते हो कि मतलब अगर बैकलॉग है, अगर बैकलॉग है तो आप उस बैकलॉग को कवर करने का बहुत अच्छा तरीका होगा कि आपको सारे लेक्चर्स धीरे धीरे करके देखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, तभी सही रहेगा। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आप वन शॉट से कर लोगे, क्योंकि आप 12th में हो और आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपके लिए वन शॉट सही नहीं है। ये मैंने क्लास में ही बोला है। क्यों? वन शॉट का मतलब होगा कि आपके सामने 10 दिन का खाना एक दिन में रख दिया गया, आप उसे पचा भी नहीं पाओगे, इनफैक्ट लूज मोशन हो जाएगा, कहने का मतलब। तो इसलिए बेटर होगा जो भी लक्ष्य वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका किसी का बैकलॉग होना है तो आप ग्रेजुअली उसे कवर करिए। आपके पास समय है, कवर करिए, ठीक है। आप उसे कवर करिए, धीरे धीरे करके कवर करिए, और कवर करके ही आगे बढ़िए धीरे धीरे। और कई बार जैसे मान लो मेरा फंक्शंस का बैकलॉग है, तो फंक्शंस के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती एज सच देखा जाए तो, किसी भी चैप्टर में लंच जैसे लिमिट्स हो गया, कई कई जगह दिक्कत आएगी, ये तो स्वाभाविक आएगी। लेकिन जैसे जैसे आपका ग्रेजुअली बैकलॉग कवर होता जाएगा, वो दिक्कतें आपकी सुलझती चलिए। तो लक्ष्य वालों को तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा लेक्चर देखना ही चाहिए और उससे अपना बैकलॉग कवर करना चाहिए। वन शॉट के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर आप एक ही बार में 10 घंटे में देखकर, या फिर आप सोच रहे हो कि उसे हम दो टुकड़ों में बांट दें, आज 3 घंटे का देख लें, अगले दिन 3 घंटे का देख लें, तब भी वो बात नहीं आती, क्योंकि उसमें फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इतनी नहीं हो पाती वन शॉट्स में। तो द बेस्ट वे फॉर यू वुड बी वॉचिंग द होल एपिसोड्स अगेन, होल द लेक्चर्स, शुरू से देखो, और अपना बैकलॉग धीरे धीरे करके कवर। और कर सकते हो तो तुम्हारे पास समय है, अगर आप समय निकालोगे तो समय मिलेगा। अब आपका वो रहेगा कि सर हम स्कूल भी जाते हैं, ये भी है, देखो यार, आईआईटी आई थिंक इज द फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, स्कूल एक सेकंड प्रायोरिटी पर होना चाहिए। क्योंकि दोनों का कारण है। कारण क्या है कि जब आप सोचो आपके बोर्ड में अगर 90% भी आए, दैट वोंट बी एनीथिंग, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। 90 आएंगे, 85 आएंगे, बात एक ही है। 80 आएंगे तब भी बात एक है, 95 आएंगे तब भी बात एक है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। अब वो जमाना गया जब हम दूसरों के सामने बोस्ट कर सकते थे, मेरे बोर्ड में 95% आए थे, मेरे एग्जाम पर 85% आए थे, वो सब अब जमाना चला गया, ठीक है। लेकिन सोचो साथ साथ आप आईआईटी क्वालिफाई करो, देन इट मीन्स अ लॉट फॉर, सीधी सी बात है कि लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ विल टेक अप वेरी गुड बिगिनिंग और वेरी गुड स्टार्ट। तो इसलिए थोड़ा स्कूल का पॉइंट को सेकंड पे रखो और फर्स्ट पर आईआईटी को रखो। आई थिंक दैट वुड बी। फिर आते हैं, बात करते हैं प्रयास के बच्चों की। अब प्रयास के किसी बच्चे का बैकलॉग, अब ऐसे बच्चों को हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं जो प्रयास में। एक तो वो बच्चे जिनका 10 से 15 लेक्चर का बैकलॉग है, और एक वो बच्चे जिनका 40 लेक्चर का बैकलॉग है, 56 लेक्चर का बैकलॉग है, 50 लेक्चर का बैकलॉग है। तो 10 से 15 वाले बच्चे जिनका बैकलॉग है, भाई उन्हें तो वही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जो लक्ष्य वालों के लिए बताई, कि आपको अपना ग्रेजुअली धीरे धीरे करके अपना बैकलॉग कवर करना चाहिए लेक्चर्स के थ्रू। समय लगेगा, लेकिन मैनेजेबल है, कर सकते हैं। लाइव क्लासेस जारी रहनी चाहिए, ठीक है। दोनों ही स्थिति में, चाहे लक्ष्य में हो चाहे प्रयास में हो, आपको लाइव क्लासेस नहीं छोड़नी है। जो प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है वो नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसके कारण क्या होगा, मान लो आपने आपने बैकलॉग कवर करने में लग गए, तो क्या होगा, नया नया बैकलॉग आप कवर करते क्रिएट करते रहोगे। इट इज लाइक कि तुम मान लो जमीन पे कचरा पड़ा है, कचरा साफ भी कर रहे हो और नया कचरा डालते भी जा रहे हो, तो तुम्हारी जमीन हमेशा गंदी ही रहेगी। तो जमीन साफ कब होगी, जब आप नया कचरा तो डालने ना दो और पुराने कचरे को धीरे धीरे साफ करते रहो। तो इसलिए लाइव क्लासेस डेफिनेटली, लाइव क्लासेस करनी है, वो चैप्टर पूरा करना है लाइव क्लासेस में धीरे धीरे। उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी थोड़ी सी अगर वो पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन जैसे जैसे आप अपना बैकलॉग कवर करेंगे इतनी दिक्कत नहीं है धीरे। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, फंक्शंस पढ़ा, फंक्शंस के बाद आपने लिमिट्स पढ़ा, लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी पढ़ा ना, उसमें आपने देखा वो फंक्शन में बहुत मिनिमल सा बेसिक सी जानकारी का फंक्शन किया तो कर ले जाओगे, कहाँ वन वन ऑन टू यूज हो रहा है, कहीं भी यूज नहीं हो रहा आगे चैप्टर्स में, आपने देखा हो। तो इस तरह से आप अपना बैकलॉग वहां कवर कर सकते हो, अगर आपने 10 से 15 लेक्चर का बैकलॉग है प्रयास वालों के लिए। लेकिन भैया अगर आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग है, तो आपको क्या करना चाहिए, देन यू शुड, क्योंकि आप ड्रॉपर हो, आपने एक चीज एक बार पहले पढ़ रखा है,
तो आपको ये कहा जा सकता है कि भाई मंजिल से आप कवर कर सकते हो अपना बैकलॉग। जैसे मंजिल में मेरे बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, अभी मैंने बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा रखा है। आप बिलीव नहीं करोगे कि जब हमने मंजिल लिया था कोटा से, पहली बार हमने पढ़ाना शुरू किया और वो ऑनलाइन आकर मंजिल क्लासेस दी, तो वहां पर मुझे याद है फिनिशिंग का मेरा 10 घंटे का लेक्चर है, 10.5 घंटे का। और उसमें बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है, कुछ भी मिस नहीं कर रखा है, एवरीथिंग। यानी ये नहीं है कि मंजिल में घास काट दी, सब कुछ पढ़ा रखा है, सब कुछ, और खूब सारी इलस्ट्रेशन भी करा रखी है। ठीक है, हाँ ये बात मैं स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार हूं कि भाई जो आपके रेगुलर क्लासेस में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और होमवर्क होता है, डेफिनेटली उतना तो हो भी नहीं सकता, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन हाँ वहां पर भी एक्सटेंसिवली बहुत कुछ कवर कर रखा है, सब कुछ कवर कर रखा है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे करा। तो आप अगर आपका ज्यादा बैकलॉग है तो आप क्या करेंगे, आप फंक्शंस, मान लो किसी भी चैप्टर का बैकलॉग है तो आप उसे मंजिल से कवर करेंगे। मंजिल से कवर कैसे करना है, मंजिल में मान लो 10 लेक्चर का बैकलॉग है, तो 10 घंटे का लेक्चर है। अब ये तो है नहीं कि 10 घंटे बैठ के साथ साथ एक ही बार में देख लो। तो आप क्या करो, रोज आप 10 घंटे को आप 5 स्लॉट्स में बांट लो कि यार रोज मैं 2-2 घंटे निकालूंगा और रोज मैं यहाँ 2-2 घंटे का लेक्चर देखूंगा, और उसके ऊपर फिर जो क्लास में इलस्ट्रेशन जो भी सर ने क्लास में कराया वो सारा का सारा देखूंगा मंजिल की क्लास में, और 2-2 घंटे रोज निकालकर उसे 5 दिन में कवर कर। सो दैट इज हाउ यू कैन कवर अप योर बैकलॉग। अगर आपका बैकलॉग ज्यादा है तो ठीक है ना, तब आप ये कर सकते हैं, प्रयास वाले, लक्ष्य वाले नहीं। और प्रयास वाले भी कौन से वाले, जिनका जरूरत से ज्यादा बैकलॉग, जिनका जरूरत से ज्यादा बैकलॉग है, यानी जिसका 40 लेक्चर का बैकलॉग हो गया, 50 लेक्चर का बैकलॉग हो गया, वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना। कभी कभार मन में ये भी आता है कि सर बैच बदल दे, कि हम 1.0 में है तो 2.0 में कर लें, फिर 2.0 में है तो 3.0 में कर लें। बैच भी बदला जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो 1.0 की एडवांटेज है कि टाइमली कोर्स खत्म होगा और एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, है ना, आखिरी में दौड़ाया नहीं जाएगा। ये सब चीजें 1.0 में थोड़ा ज्यादा रहती है कि आराम से चलता है, कोर्स एक यूनिफॉर्म पेस में चलता है, कोई जल्दबाजी नहीं होती, हर चीज का प्रूफ दिया जाता है, हर चीज का क्यों क्या कैसे बताया जाता है ना। मैक्सिमम जो बच्चों के डाउट्स होते हैं क्लास में क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक एडवांटेज होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वो आपको शायद यूज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी मेरा खुद का मत है, आपका, आप बाकी की समझदार हो, आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, वो आपका खुद का मत है कि आप ये कर भी सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपका बैकलॉग है तो आप उसे डेफिनेटली कवर कर सकते हैं, अनमैनेजेबल नहीं है। सर मंजिल से मान लो मैंने कवर कर लिया, 5 दिन में मैंने एक, मान लो मेरा सीक्वेंस सीरीज का बैकलॉग था, तो मैंने मंजिल से देख लिया, हो गया कवर। अब क्या करूं, क्या बस हो गया? नहीं, फिर मेरे ख्याल से आपको क्या करना चाहिए, वंस यू कवर्ड योर बैकलॉग, तो आप पीपीटी उठा सकते हैं। किसकी पीपीटी? क्लास की पीपीटी, हमारी जो क्लास की पीपीटी है वो उठा सकते हैं, थोड़ी सॉल्व पीपीटी दे रखी है आपको, आप उसे उठाइए और उसका एक एक क्वेश्चन रफ कॉपी में साथ साथ धीरे धीरे करके देख कर ही, भले उसे देख कर आप लगाते चलिए। तो मेरे ख्याल से क्लास का भी आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आप ट्राई कर बैठे इस वक्त पर, तो एक ठीक ठाक अच्छी पोजिशन पर आपका पहुंच जाएगा। तो ये हो गया, किसकी बात, ये हो गई अगर आपका बैकलॉग है। तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, बैकलॉग, प्रयास, अगर लक्ष्य के किसी बच्चे का है तो भैया पूरा चैप्टर दोबारा से लेक्चर वाइज एक एक करके देखो और अपना बैकलॉग कवर करो, उसकी तुम पहली बार। अगर किसी प्रयास वाले बच्चे का, और साथ साथ इंपॉर्टेंट बात, लाइव जो अभी चल रहा है चैप्टर उसे मिस मत करो, उसे साथ साथ लेकर चलते रहो। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो तुम्हें समझना पड़ेगा कि हाँ आएंगी भाई, पिछला हमने नहीं पढ़ रखा तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएंगी, वो मैनेजेबल। ठीक है, तो लाइव क्लासेस मतलब जो लाइव चैप्टर चल रहा है वो उससे साथ साथ लेकर चलो और बैकलॉग साइड बाय साइड कवर कर। अब आते हैं प्रयास पर। प्रयास को भी समराइज कर दूं कि अगर आपका 10 से 15 लेक्चर का बैकलॉग है, लक्ष्य वाली स्ट्रेटेजी अपनाइए, इस तरह से बैकलॉग कवर करिए, आई थिंक दैट वुड बी गुड। लेकिन अगर आपका 15 से ज्यादा का बैकलॉग है, 20 का, 25 का, 50 का बैकलॉग है, तो भाई फिर आप वन शॉट करिए। और वन शॉट जैसा मैंने बताया, एक बार ही मत देखना, 10 घंटे लेक्चर है, सोचो कि आज सुबह बैठूंगा संडे को 10 के 10 घंटे देख लूंगा, बर्बाद हो जाओगे, है ना। फिर वही वाली कहानी हो जाएगी कि आज ही ये पूरी रोटी खा ली 10 दिन। ज्यादा अच्छा होगा कि आप उसे स्लॉट्स में देखकर, आप संडे को ज्यादा समय है तो 3 घंटे लगा लो ना, सैटरडे को कम समय है 2 घंटे लगा लो, लेकिन उसे 30 में ब्रेक करके फिर देखो। और साथ साथ क्लास इलस्ट्रेशन जो उसमें करा रखी है वो सारी देखो। ठीक है, बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा रखा है, आप देखो जाके, आपको दिखाई देगा। और दूसरा, उसके बाद फिर आप सॉल्ट पीपीटी पर, हाँ, सॉल्ट पीपीटी मतलब जो मैंने देता हूँ चैप्टर के आखिर, उसको देखें, उसको देख देख कर ही सारे सवाल सॉल्व कर ले, कोशिश करें रफ कॉपी में जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें। ठीक है, तो एक वहां से आपका बैकलॉग कवर किया जा सकता है। अब आता है अगला पॉइंट
रिवीजन सबसे बड़ा डाउट ये मेरे ख्याल से। आई एम टचिंग अपॉन बिल्कुल रिलेवेंट पॉइंट्स जो मुझे फील होता है। अगला पॉइंट आता है रिवीजन, कि रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा। रिवीजन का टाइम नहीं। अभी आपको याद होगा कि प्रयास में हमने सार्थक से बात की, और आपने देखा कि सार्थक ने क्या कहा रिवीजन के लिए, क्या किया रिवीजन के लिए। एक चीज बोली, आरपीपीज आर द बेस्ट। बहुत अच्छे हैं आरपीपीज, तो जितने भी देखो, मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट है। मैथ्स में हमेशा बोलता हूँ, मैथ्स में थ्योरी है लेकिन उतनी नहीं है कि रटना पड़े। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैथ्स इज ऑल अबाउट रिकॉलिंग थिंग्स, मैथ्स इज अबाउट ऑल अबाउट डूइंग प्रॉब्लम्स। तो आरपीपीज आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिविजन। अगर आप आरपीपीज कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर, जैसे मान लो आपने देखा कुछ पीएनसी का आपके पास प्रॉब्लम्स आए, 3 प्रॉब्लम्स आ रहे पीएनसी के, तो आपने पीएनसी अगर आपको नहीं याद नहीं हो रहा वो प्रॉब्लम, तो आपने नोट्स निकाले, फिर से देखा, फिर से याद किया, हाँ ऐसा सवाल कराया था। तो उस तरह से चीजें रिवाइज हो जाती हैं। आरपीपीज आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिविजन। यानी आप जब लास्ट तक देखोगे ना, तो आप पाओगे पूरे कोर्स के टच में हो आप। आपको जो पहले दिन पढ़ा था उसका सवाल भी आपने किया, अभी कल परसों ही किया, आपको ऐसा दिखाई देगा। आपने जो उसके 4 महीने बाद किया था उसका सवाल भी आपने 10-15 दिन पहले किया। ऐसे बीच बीच में रिपीटिशन होता रहेगा, तो उस तरह से आपका रिविजन अच्छे से होता रहेगा। तो ये तो हो गया पूरे सिलेबस का रिविजन। एलपी आरपीपीज आर द बेस्ट, दे आर बेस्ट फॉर रिविजन। ठीक है। अब अगर मान लो बहुत बच्चों की शिकायत क्या रहती है, सर जब हमने चैप्टर पढ़ा था जिस लेवल पर क्वेश्चंस बनते थे, सर उस लेवल पर अब नहीं बन रहे, है ना? ये रहता है डाउट। क्यों रहता है? क्योंकि उस लेवल पर जब हमने पढ़ा था सब चीजें हमें समझ में आई थी, हमने सारी चीजें सॉल्व की थी, क्लास इलस्ट्रेशन सॉल्व की थी। वो क्लास इलस्ट्रेशन का इफेक्ट था। वो क्लास इलस्ट्रेशन इतनी पावरफुल होती है कि आपने अगर क्लास इलस्ट्रेशन ढंग से कर ली तो उसके बाद फिर आपसे मैक्सिमम सवाल बनने लगते हैं। और वो उसी को वही चीज हम मिस करते हैं आगे चल, क्योंकि क्लास इलस्ट्रेशन एक बार कर ली थी, अब उसके बाद दोबारा समय नहीं मिलता। तो अगर आप चाह तो अगर आपको आरपीपीस क्या हो गए, आरपीपीस हो गए पूरा वो तो करने ही करने, पूरा सिलेबस आपके दिमाग में बना रहे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा ये चैप्टर थोड़ा सा वीक है, आरपीपीस इसके मुझसे कम बन रहे हैं, है ना, या फिर मुझे इसकी स्पेशलाइज रिविजन करनी है, तो क्या करूं उसके लिए? उसके लिए बेस्ट तरीका होगा कि आप वो जो सॉल्व पीपीटीज दे रखी है, उन सॉल्व पीपीटीज को लेकर बैठ, सॉल्व पीपीटीज, अनसॉल्व भी नहीं, मैं तो कहता हूँ सॉल्व को लेकर बैठो। ठीक, सॉल्व को लेकर बैठो और भी क्लास इलस्ट्रेशन को रफ कॉपी में साथ साथ देख देख के सॉल्व कर लो। जहां समझना है उसे थोड़ा कोशिश करो कि हर स्टेप समझ में आना चाहिए, इसके बाद ये क्यों है, इसके बाद ये क्यों। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, झांट को, हाँ सॉल्व पीपीटी से देख। ठीक है, इस तरह से करके आप पूरा का पूरा उस चैप्टर को वापस उसी लेवल पर लेकर आ सकते हैं। अगर आपको कोई चैप्टर वीक लग रहा है अकल, तब ऐसा करें। ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो सीक्वेंस सीरीज थोड़ा सा वीक लगता है, मुझे सीक्वेंस सीरीज दोबारा से, सर मुझे पीएनसी में डर लगता है, पीएनसी मुझे उस लेवल पर नहीं है, तो बैठो, फिर बैठो सॉल्व पीपीटी लेकर बैठो, पूरा का पूरा सॉल्व करो दोबारा से, पूरा सॉल्व करो फैट फैट। और सॉल्व कैसे करो? देख देख के सॉल्व करो, है ना। ऐसा नहीं कि बैठा है एक सवाल क्लास इलस्ट्रेशन को उठा लिया, बदला के पढ़े 25 मिनट, आधा घंटा, नहीं। उस सवाल को देखो और हिंट लेकर आगे बढ़ो, झांट को फिर देख लो, फिर आगे बढ़ो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। ठीक है। मैं तो ये कहता हूं कि क्लास इलस्ट्रेशन को उस हद तक कर लो कि तुम्हें मेथड तक याद हो जाए, तुम्हें याद हो जाए यार ऐसा सवाल वहां कराया था, ऐसा सवाल वहां कराया था। कोई बुराई नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं है उसमें। क्यों? मैथ्स इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। होगा क्या, जब एग्जाम में आईआईटी एडवांस में सवाल आएगा तो तुम्हें याद आएगा यार ऐसा सवाल, याद आएगा क्लास में उसमें से ऐसी जगह केटी के में वो था, पीएच में था, है ना। उस लेवल तक आपको वो चीजें दिमाग में होनी चाहिए। फिर जब नया सवाल एग्जाम में आएगा तो आप रिकॉल कर पाओगे कि आपने वहां ऐसा किया था, चलो यहाँ ऐसा करके देखते हैं, फिर अपनी खुद की खोपड़ी भी लगाओगे उस वक्त तक, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी भी डेवलप हो चुकी है। तो जब वो एक्सपीरियंस और तुम्हारा नया सोच मिलेगा तो सवाल बनेगा। यही कारण होता है कि एडवांस में, जब इसीलिए हम बार बार कहते हैं क्लास इलस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट। बल्कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब मैं कसम खा के कह सकता हूँ, कोटा में जब भी पढ़ाया हम पीवाईक्यूज की बातें नहीं करते थे, बच्चे पीवाईक्यूज की तरफ ज्यादा देखते भी नहीं थे। ये तो ऑनलाइन में आकर हमने देखा कि पीवाईक्यू का इतना क्रेज है, इतना प्रमोट किया जा रहा है, पीवाईक्यूज कर लो, पीवाईक्यूज कर लो। क्यों? क्लास इलस्ट्रेशन आर मच मोर इम्पोर्टेंट। उसका कारण सुन, कारण क्या, लॉजिकल कारण है, तो समझ में आएगा। ऐसे कोई, ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूँ बिलीव कर, लॉजिकल है। ठीक है, लॉजिकल क्या है? जब क्लास इलस्ट्रेशन होती है, क्लास इलस्ट्रेशन सारी वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम कवर, सारी वेराइटीज, इधर से उधर से, ये नहीं सोच वो नहीं सोच, सब आती है उसके अंदर। लेकिन अगर तुम सिर्फ पीवाईक्यू पे डिपेंडेंट रहते हो और क्लास इलस्ट्रेशन को निग्लेक्ट करते हो, तो पीवाईक्यूज क्या होते हैं, ज्यादातर एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं, एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर या 2-3 कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आ गए। एक साल में कितने कितने कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आ जाएगा, चलो
मान लो सर्कल चैप्टर है, एक साल में पूरे जनवरी अप्रैल, मान लो जनवरी और अप्रैल शिफ्ट में क्या सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे? नहीं आएंगे। अगले साल कुछ और आएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको जितनी वेरायटी क्लास इलस्ट्रेशन में मिलेगी उतनी वेरायटी बाइक में नहीं मिलने वाली, कोशिश करेगा। तो इट इज बेटर, क्लास इलस्ट्रेशन आर मच, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द लेक्चर। वो तो मिस करना ही नहीं है क्लास इलस्ट्रेशन। इसीलिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने हर पीपीटी में देखा हुआ लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लास इलस्ट्रेशन रीट्राई करने हैं। वो ऐसी नहीं लिखी, सच में इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको कभी कोई अपना चैप्टर वीक लगे, अप्रोच नहीं बन रही, तुमसे सवाल नहीं बन रहे, तो अक्सर ये उन्हीं बच्चों को शिकायत होती है जो क्लास इलस्ट्रेशन को निगलेक्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आपके पास चैप्टर की अच्छी ग्रिप आए, तो क्लास इलस्ट्रेशन दोबारा से ट्राई करें और आरपीपी सारे करते रहो, तो रिवीजन सॉर्ट आउट हो जाए। तो रिवीजन का करना है, अब फिर से एक बार समराइज कर दूं अच्छे से। रिवीजन के लिए मस्ट डू आरपीपी, ऑल द आरपीपीज मस्ट बी डन। 3 दिए, 3 में से 2 बने, दुख नहीं, ठीक है। एक नहीं बना, अगले दिन सॉल्यूशन देखा, समझ में आ गया, या फिर लगा कि यार ये तो चीज मुझे याद ही नहीं है, तो बैठकर फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लिया और कर लो। या फिर मुझे लग रहा है ये मेरा चैप्टर वीक रह गया, तो फिर बैठो और सारी क्लास इलस्ट्रेशन सॉल्व। अच्छा रिवीजन अगर मैं कहूं, अगर मैं आइडियल रिवीजन मान, आइडियल रिवीजन दे, इफ आई से आइडियल रिवीजन, आइडियल रिवीजन पता क्या होगा? आइडियल रिवीजन आरपीपीज तो करने ही करने हैं, उसके अलावा अगर कोई करना चाहे आइडियल रिवीजन जिसे कहें, तो वो क्लास इलस्ट्रेशंस को एक बार, उस चैप्टर के सारे क्लास इलस्ट्रेशंस को दोबारा से सॉल्व कर लो। इसमें समय आपको कैसे करना है सर, उसमें तो बहुत समय लगेगा, हाँ मानता हूँ उसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन उसमें करना क्या है, सॉल्व पीपीटी लेकर बैठो और उसे सॉल्व। लेकिन ये उस चैप्टर के लिए ज्यादा करो जो आपका वीक चैप्टर है, जो आपको लगता है वीक है। सबके लिए करोगे तो बहुत ज्यादा, इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। जो आपको लग रहा है थोड़ा वीक है उसको करो, या फिर संडे टू संडे आप निपटा, आप सोच के चल रहे हो कि आज मुझे सर्कल की सारी क्लास इलस्ट्रेशन करो, उड़ा के कटा लो 4-5 घंटे में, और जल्दी जल्दी करो उसको। ऐसे नहीं कि एक सवाल लेके बैठे 15 मिनट तक। मैं तो कहता हूँ तुम पीपीटी रीड करते करते रफ कॉपी साथ में रख लो, और उसमें रीड करते करते अच्छा इसके बाद हाँ ये वाला स्टेप कैसे आइए समझ नहीं आया, तो थोड़ा पेन चला लिया, बस इतना करो। आप क्या करते हो, आप सवाल ब्लैंक पीपीटी उठाते हो, फिर पूरा का पूरा सवाल खुद करके देखते हो, फिर उसमें 15 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट लग जाते हैं, फिर वो याद नहीं आता, फिर गिल्ट होता है कि यार सवाल ही नहीं बन रहा, बताओ तब तो बन गया था। तो इस सब से बचने के लिए बेटर रहेगा आप सॉल्व एग्जाम, सॉल्व पीपीटी को ही देख देख के सॉल्व कर लो। जहां पर समझ रहा है वहां पेन चलाओ, रीड करते चलो सवाल के साथ साथ, हाँ इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, थोड़ा बहुत पेन चलाते रहो साथ साथ। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, पढ़ने वाला बच्चा समझ सकता है, क्योंकि मैं भी ऐसा करता था। सवाल देखा, अच्छा ये, इसके बाद अच्छा ये आ गया, थोड़ा पेन चला लिया, इसके बाद ये नहीं आ रहा यार, इसमें थोड़ा सा पेन चलाया, अच्छा हाँ अब समझ में आ गया, होगी, अगले अगले पर। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आप रिवीजन कम समय में कर और सारे के सारे क्लास इलस्ट्रेशन रिवाइज कर पाओ। और जैसे क्लास मेरे ख्याल से, और आप ये बात मानोगे नहीं कि जब क्लास इलस्ट्रेशन पूरी की पूरी हो जाएगी, तो जो चैप्टर का जो आपका स्ट्रेंथ है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना? क्योंकि आपने लगभग सब कुछ कवर कर दिया हो। सो दैट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज, एंड प्लस आरपीपीज। आरपीपीज क्या करेंगे, आपके पूरे कोर्स को आपके दिमाग में रखेंगे कहीं ना कहीं। जैसे मुझे याद है अभी प्रयास में हमने एक सवाल दिया था अरेंज वाला, पीएनसी में, आरपीपी में। तो जब आपने वो सवाल किया होगा तो डेफिनेटली बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल होंगे, मिसिसिपी वाला सवाल भी, वो असैसिनेशन वाला सवाल भी रिकॉल हुआ हो, बहुत सारी चीजें रिकॉल हो जाए। इसलिए आरपीबीज आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन। और अगर आपको कोई चैप्टर रिवाइज लगता है वीक है, तो फिर आप वो जो मैंने बताया, कौन सा टोटका, वो वाला टोटका, क्या, ये सॉल्व पीपीटी लेकर बैठो और सिर्फ पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है? तो ये तो हो गया रिवीजन। बैकलॉग का जवाब दे दिया, रिवीजन का जवाब दे दिया। अब अगला चीज है सर, 1 या 2 सब्जेक्ट ही हो पाते हैं, है ना? 1 या 2 सब्जेक्ट ही हो पाते हैं सर, तीनों सब्जेक्ट हो ही नहीं पाते सर। खासकर प्रयास वालों में दिक्कत सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि लक्ष्य वालों में तो क्या है, 2 ही क्लास होती है, तो प्रयास वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है सर, 3 क्लासेस होती हैं, 2 ही चैप्टर, दो दो का होमवर्क, 2 ही हो पाते हैं, तो क्या करना है? जैसे लेक्चर्स खत्म हो जाए उसके बाद सबसे पहली चीज, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के जो भी क्लास इलस्ट्रेशन थे या जो भी क्लास नोट्स हैं, एक बार उन्हें रीड कर लो। मैथ्स में क्लास इलस्ट्रेशन थोड़ा बहुत रफ कॉपी में साथ साथ पेन चला लो, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। तो सबसे पहली चीज है, सारे के सारे क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, ताकि अगले लेक्चर में तुम्हें कोई भी दिक्कत ना आए, अगला लेक्चर तुम्हें समझ में आए। आज तुमने 2 पढ़े, तीसरा छोड़ दिया, तो कल को जो तीसरा छोड़ा वो चैप्टर 1 या 2 दिन के बाद समझ में आना बंद हो जाएगा, तो ये मत करो। आप सबसे पहले तीनों का क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज करो। केमिस्ट्री का वो है, केमिस्ट्री का क्लास नोट्स रिवाइज किया, मेरे ख्याल से उसमें बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
मैथ्स में थोड़ा पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स में हो सकता है थोड़ा पेन चलाने की जरूरत पड़े, हो सकता है केमिस्ट्री में भी थोड़ा पेन चलाने की जरूरत पड़े, लेकिन कम पड़ेगी रिलेटिवली। तो आप ये कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो हो गई क्या, क्लास नोट्स रिवाइज करना, तीनों चैप्टर कोई भी नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद आओ होमवर्क। अब होमवर्क में हो सकता है कुछ चीजें मिस हो जाए, थोड़ा बहुत मिस हो जाए, कोशिश करो जितना कर सको, मैक्सिमम जितना कर सको उतना कर। क्योंकि जो हम आपको होमवर्क देते हैं, जो हम आपको घर में करने को केटीके, टीएच, क्लास इलस्ट्रेशन, ये सब चीजें देते हैं, हम ये मान के चलते हैं आइडियल स्टेट है ये। अगर किसी ने ये सब कर लिया, रैंक 1 तक बच्चा लेकर आता है ना। और ये मैं नहीं, मतलब ये प्रूवन रिकॉर्ड है यार, लोग मतलब जो मीटिंग जिस तरह से हो रहा है सब कुछ, वो रैंक 1 तक बच्चे ले आ गए। तो अगर तुमने उसका 80% भी अचीव कर लिया यार, तो सिलेक्शन तो कहीं दूर, मतलब दूर ही नहीं है, बिल्कुल सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो जितना हो सके उतना कोशिश करो कि पूरा का पूरा कर। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तीनों क्लासेस के नोट्स अच्छे से, ताकि ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट हम दरकिनार करते ना हो, कल को उससे समझ में आना पाए या कब। तो ये नहीं करता। तो तीनों सब्जेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते आप प्रायोरिटाइज करो कि भैया पहले तो मैं सबकी सब क्लास नोट्स एक बार रिवाइज करूंगा, सारे के सारे तीनों सब्जेक्ट के। फिर उसके बाद में होगा मैथ्स में समय ज्यादा लगेगा, मैथ्स इसमें कोई डाउट नहीं है, मैथ्स समय ज्यादा लेगा, हमेशा ज्यादा लेगा, क्योंकि सब्जेक्ट की नेचर ऐसी है। इट इज अ प्रैक्टिस इंटेंसिव सब्जेक्ट। यहाँ कोई रिपीटेटिव नेचर के सवाल नहीं होते हैं कि एक ही तरह का सवाल आपको बार बार दिखाई देगा, है ना। फिजिक्स में हर जगह, मतलब मान लो मैं मैकेनिक्स पढ़ रहा हूँ, मैंने भी पढ़ी है मैकेनिक्स, तो ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी का सवाल आया तो क्या होगा, कूलम्स लॉ लगेगा, चार्ज में रिपल्शन विपल्शन होगा, कहीं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देंगे अगर घूम घूम रहा है। तो वो मेन चीज वही, सारे के सारे कॉन्सेप्ट घूम फिर कर आते रहते मैक्सिमम टाइम्स। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, फिजिक्स में भी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन मैथ्स में नंबर ऑफ चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन सवाल उसका फिर भी ना था। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पूरी आती है, सब फॉर्मूला याद है, लेकिन हो सकता है कि सवाल तुमसे फिर भी ना हो। ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नेचर है। लेकिन मैथ्स की खूबसूरत बात पता क्या है, मैथ्स की खूबसूरत बात यह है कि यह सब्जेक्ट धोखा देने वाला है। यानी अगर तुमने इसके ऊपर समय लगाया, तो ये वहां पर आपको वफादार सब्जेक्ट है, रटना कम पड़ता है। और अगर तुमने इसके साथ समय बिताया, तो ये तुम्हारे साथ वहां पर वफा करेगा, वहां पर भी तुमसे सवाल बनेंगे। और सबसे अच्छी बात, कम सवालों में बहुत तगड़ा परसेंटाइल तुम मैथ्स में लेकर, जैसे प्रयास वालों को याद होगा, सार्थक से बात की थी, है ना। कितने, मेरे ख्याल से 100 में 64 पर इसका 99.9999 कुछ परसेंटाइल आ गया था मैथ्स में। तो आप ये चीज समझें, जो बच्चे बहुत अच्छा परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, 99% के ऊपर टारगेट, परसेंटाइल के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, मैथ्स विल बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। क्यों, केमिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है तो सबकी अच्छी होगी, मैक्सिमम जो अच्छे बच्चे हैं उन सबकी केमिस्ट्री अच्छी होगी। क्योंकि वो वाला पार्ट क्या है, उसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप कुछ नया कर लोगे वो जो नहीं कर पाएगा। हाँ, मैथ्स विल बी ए लीडिंग एज। क्यों, मैथ्स में हो सकता है आप कुछ ऐसा कर लो जो साथ वाला कॉम्पिटिटर ना कर पाए, क्योंकि मैथ्स इज नॉट, वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो हर कोई कर ले। ठीक है, केमिस्ट्री मैं फिर भी कह सकता हूं कि आपकी अच्छी है तो शायद आपके ओपोनेंट की भी उतनी ही अच्छी हो, या थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क, उससे ज्यादा नहीं। और आपने ये बात सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल, आप टॉप स्कोरर्स उठा के देख लो आईआईटी जेई के एडवांस पे, तो आपको दिख जाएगा सबका केमिस्ट्री में स्कोर लगभग एक जैसे सा ही होता है। हाँ, मैथ्स में डेफिनेटली वो जो क्वेश्चंस होते हैं, जो स्कोर होता है, वही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, रैंक। ठीक है। और कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि मैथ्स छोड़कर वो अगर इंजीनियर बन जाएंगे, हम फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा तवज्जो दे लेते हैं, मैथ्स में तो वैसे ही सवाल नहीं बनते, तो ज्यादा पढ़ के भी क्या करेंगे। तो अगर आपकी इस तरह की सोच है, तो मैं आपको अभी आगाह करता हूँ, आप इंजीनियर नहीं बन पाए। लेट मी टेल यू स्ट्रेट इन द फेस, बिना मैथमेटिक्स के इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ तुम केमिकल इंजीनियरिंग भी करोगे तब भी मैथ्स नहीं होगा। मतलब हाउ कैन यू बिकम एन इंजीनियर विदाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ नहीं पढ़ोगे तो हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा, और यहाँ नहीं पढ़ोगे तो वहां जाओगे ही नहीं, तो पढ़ोगे। ठीक है, तो इसलिए मैथ्स इज अ मस्ट थिंग। तो इस तरह से अभी कभी भी ऐसा नहीं करना, सोचना चाहिए कि मैथ्स में मार्क्स नहीं आते। अबे याद करो 10वीं तक तुम क्या बोलते थे, सबसे ज्यादा टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा, मैथ्स। तो अब अचानक से 2 दिन में चेंज हो गया, तो 1-2 साल में चेंज हो गया, मैथ्स अब स्कोरिंग नहीं ना, नहीं, ऐसा नहीं है। मैथ्स उसी के लिए स्कोरिंग नहीं होता जो प्रैक्टिस नहीं करता है, जो टीचर्स की बात नहीं करता, जो टीचर्स की बात मानकर चलता है उसके लिए मैथ्स स्कोरिंग होता है। और उसके लिए मैथ्स एक बहुत अच्छा परसेंटाइल खड़ा करके देता है उसको, एक ठीक ठाक स्कोर करो, ऐसा परसेंटाइल बना देगा तुम्हारे, जो तुम्हारे ओपोनेंट सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना, मैथ्स में तुम्हारा 99.99 है, पता चले बाकी लोग
तुम 64 पे पहुंच गए, 60 पे पहुंच गए, बाकी साला 30 पे ही पड़े हैं लोग, 30 मार्क्स ही आए उसके, तो सोचो कितना बड़ा एडवांटेज तुम्हें मिल सकता है। तो इसलिए मैथ्स आई थिंक इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, यू शुड लव इट, यू शुड लव डूइंग इट। और कोई भी किसी का एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड है, मैथ्स उसका फेवरेट होना ही चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? क्योंकि मैथ्स सेटिस्फाइज दैट इंटेलेक्चुअल हंगर विद इन अस। हर चीज का जवाब देता है, हर चीज का जवाब मैथ्स देता है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। कहीं ना कहीं बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लैक कर जाएंगे आपको वो चीजों का जवाब दे कि ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, बस। लेकिन मैथ्स विल सेटिस्फाई योर इंटेलेक्चुअल हंगर, और योर इंटेलेक्ट, तो जिसे कहना चाहिए वो मैथ्स सेटिस्फाई कर। तो ये तो हो गई बात रिवीजन को लेकर, ये हो गई बात, दो सब्जेक्ट हो पाते हैं, तीन नहीं हो पाते उसको लेकर, ठीक है। और और क्या चीज हो सकती है? टेस्ट, टेस्ट हमें कर देना चाहिए, हम टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, हम बहुत उदास हैं, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, है ना? ये भी हो सकता है कि आज हमने टेस्ट दिया, हमारे मार्क्स नहीं आए। कई बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ गए तो वो बहुत ज्यादा कूद रहे हैं, कईयों के मार्क्स नहीं आए वो बहुत ज्यादा निराश हैं। तो इस तरह का नहीं सोचना चाहिए। अ, हर टेस्ट आपको वो सिखाता है, हर टेस्ट आपको आपकी कमी बताता है। मान लो मुझे जो लग रहा था मैंने सीक्वेंस सीरीज बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने मान लो क्वाड्रेटिक बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन टेस्ट में नहीं हो पाया, तो आपसे एनालाइज करो क्यों नहीं हो पाया। समय कम था, फॉर्मूला याद नहीं आया, कॉन्सेप्ट याद नहीं आया, उस पर काम कर। रादर देन रोते रहने के, रोते रहना इज नेवर अ सोल्यूशन। हम सिर्फ रोते रहे, ज्यादातर बच्चे सिर्फ रोंदू होते हैं, रोंदू, सिर्फ रोते रहते हैं। टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, मैं बहुत पढ़ता हूँ, सवाल नहीं बन रहे। तूने उसके लिए फिर क्या किया? किया कुछ नहीं सर, बस मैं रो रहा हूँ, पूरा साल मैं रोऊंगा, और आखिर में मैं कुछ नहीं, सिर्फ रोता रोता फिर कहूंगा रिजल्ट कोई फायदा नहीं होता, पढ़ने का बेकार है, ये कहकर चला जाता बस। लेकिन सबसे बड़ी बात, बच्चे प्रॉब्लम तो जानते हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन कभी भी उस पर काम नहीं करते। मैक्सिमम बच्चे बस प्रॉब्लम जानते हैं, सामने वाले के सामने रो देते हैं, लेकिन अपने उस प्रॉब्लम पर कभी भी काम नहीं करते। दे नेवर वर्क ऑन देयर लैकिंग एरियाज, दे नेवर वर्क ऑन, दे जस्ट क्रिप अबाउट, बस। खुद रो लिए, दोस्त के सामने रो दिए, है ना, कि यार तेरा भी ऐसा, तू भी बर्बाद, मैं भी बर्बाद, दोनों गधे बर्बाद, तो बस दोनों गधियां बर्बाद, बस। इसी में कुछ नहीं। आपको अपनी कमियां देखनी, और हर किसी कमी अलग अलग दिखती है। किसी की कमियां कैलकुलेशन एरर होती है, जैसे मेरी खुद की कभी कैलकुलेशन एरर्स होती है, मुझसे होती है ना। लेकिन हाँ, अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ, अभी तो होता क्या है, अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ फिर मैं एक्यूरेट रहता हूँ। हाँ, यहाँ तो क्या होता है, जब मैं तुमसे बात कर तो मैं सोचता नहीं हूँ, और तुम साथ में होते हो, तो इसलिए मैं ज्यादा परवाह भी नहीं करता, ठीक है। तो लेकिन अगर एग्जाम दे रहा हूँ तो भाई फिर मैं पूरा सोच के एक एक चीज, मुझे पता है कि मैं कहाँ गलती करता हूँ, मुझे पता होता है। इसी तरह तुम्हें भी पता होगा कि तुम कहाँ गलती करते हो, ठीक है ना। तो तुम उस वक्त सजग हो जाएगा कि यार मुझसे यहाँ गलतियां ज्यादा होती है, मैं यहाँ पर गलती कर देता हूं। तो उस पॉइंट पर थोड़ा सजग हो जाएगा, जैसे कैलकुलेशन वगैरह से, ठीक है। तो ये हुआ टेस्ट को लेकर, अपनी कमियां देखो, उसको देखो, एनालाइज करो और आगे बढ़ो। वहां बैठकर रोते रहने से कुछ नहीं होगा, लेट मी टेल यू। पेपर बर्बाद हो गया, अब क्या करें, अब तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, फिर गाना लगा दे अपना, जिंदगी भर मुंगली की तरह बजता ही रहा हूं मैं, मेरा जीवन कोरा कागज, पढ़ने का कोई फायदा नहीं, अंदर से धिक्कार आ रहा है अपने ऊपर, मैं तो रात को 12 बजे तक पढ़ा था, फिर भी मार्क्स नहीं आए, कोई फायदा नहीं पढ़ाई करने का, छोड़ देता हूँ, ये वो। भाई इस तरह का, इस तरह से एक चीज और जान लेना, एक चीज और, मैं प्रिपरेशन करना छोड़ देता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, छोड़ दे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सही बोल रहा हूँ, कड़वी सच्चाई है। तेरी सीट के लिए तू अपनी सीट छोड़, 14 लाख लोग बैठे बैठे नहीं दूसरे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, भग जा, नहीं फर्क पड़ता किसी को भाई, है ना। तो अगर हम गिव अप मारने का सोच लें कि हमें गिव अप मारना है, तो भाई मार दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें लगता है लोग कहेंगे नहीं भाई प्लीज पढ़ाई कर लो, प्लीज, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आपके टीचर्स, आपके माँ बाप जो आपके पढ़े हैं, वो डेफिनेटली बोलेंगे कि हाँ पढ़ाई करो, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है, तुम कर सकते हो। तो कभी भी गिव अप करने का मन में बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो चलो आओ एक दो बार कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं। हाँ भाई, तो एक दो बच्चों से बात करते हैं। यस, आई थिंक
यू वांट यू कैन स्पीक। एडमिन लोग आप सबको एक दो दो चार बच्चों को अलाउ कर देंगे बोलने के लिए। हाँ भाई, आवाज आ रही है? एक मिनट। कुछ बच्चों से बात कर पाएंगे। चलो 11 बजे से बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा समय बचा है, 10 मिनट। 10 मिनट में और थोड़ी सी बात आपसे कर लेता हूँ अपने मन की, और जो मुझे लगता है, ठीक है, हेलो। अपने एक्सपीरियंस के जो आपको इशूज आ सकते हैं ऑनलाइन में। अक्सर यह भी होता है कि हम बहुत आइसोलेट फील करते हैं, हम अकेले होते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते ज्यादा। हमारा, जब मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मेरे साथ भी होता है। मैं तो अपने बारे में बताऊं, जब मैं तैयारी कर रहा था, तैयारी तो क्या, मैं तो आपको हमेशा वो बताया क्लास में कि मैं पता भी था पढ़ता भी। तो लास्ट के कुछ महीने मैंने 2 या 3 महीने अपने लिए बचा लिए थे, जब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। और उस वक्त मैं सिर्फ अपने लिए समय निकाला, पढ़ाई के लिए समय। और मेरी दिनचर्या मैंने बहुत बार क्लास में शायद बताई, शायद नहीं बताई। मैं खुद ही पढ़ता था, कोई कोचिंग वोचिंग मेरे पास नहीं है। ऐसे थे ना, जाना था ना इतना समय। तो मैं खुद ही सेल्फ स्टडी करता था। तो 11 बजे उठता था सोकर, और 11 बजे से थोड़ा सो के उठा, फिर 12 1 बजे तक भी बैठा, फिर 2 3 बजे तक पढ़ा, और फिर उसके बाद फील खाया, फिर 10 15 मिनट गप्पे वप्पे मार लिए घर में लोगों के साथ। फिर वापस 3 साढ़े 3 बजे फिर वापस पढ़ने बैठा, फिर रात को शाम तक 6 7 बजे तक फिर पढ़ा। फिर थोड़ा बहुत टहल वहल लिया, 15 20 मिनट इधर उधर, बात बात कर ली सबसे, चाय वाय पी ली। फिर वापस पढ़ने बैठ गया, फिर 9:30 बजे फिर पढ़, 9:30 तक फिर पढ़ा। फिर 9:30 के बाद खाना वाना खाया, फिर चलो सब घर में पढ़ते वक्त मारे। 11 बजे फिर पढ़ने बैठे, फिर अगले दिन सुबह 5 बजे तक, 4 बजे तक, 3 बजे तक, जितना हो सके उतना। लेकिन हाँ, 3 बजे से ऊपर ऊपर ही, and then again go to sleep and then repeat. ये रिपीट किया चार चार, and that is the outcome that I got. उस समय तैयारी करते वक्त मेरे भी मन में बहुत सारे डर रहते थे, पता नहीं सिलेक्ट हो जाऊंगा, जो बच्चे कुछ होते थे, मैं सिलेक्ट हुए था कि। लेकिन हमेशा दिल में एक आग लगी होती थी कि जान, यहाँ से तो जाना, और आईआईटी तो जाना, यहाँ पक्का नहीं, ऐसे जाना ही था। हाँ मतलब कई बार रात में पढ़ते पढ़ते होता क्या था, बहुत लेट हो जाते थे पढ़ते पढ़ते। तो मेरे घर वाले मम्मी भी कहते थे सो जाओ, बहुत देर हो गई, सुबह पढ़ लो। लेकिन पढ़ते रहो। यूपी में थे, लाइट नहीं आती, उस वक्त इन्वर्टर भी चार्ज करते थे, पहले लाइट नहीं आई। तो उस वक्त ये लगता था कि क्या, घर वाले कहते थे रहने दो, रहने दो, क्या करोगे, सो जाओ, सुबह पढ़ लो। लेकिन फिर भी पढ़ते, घर में भी पढ़ते, कुछ मच्छर भी काट रहे हैं, कीड़े घूम रहे हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं। तो वो सब मेहनत आज लगता है पीछे मुड़ के देखते तो वर्थ इट। इसी तरह से जिंदगी में आप जो आज मेहनत कर रहे हैं ना, अभी आपको लग रहा है मुश्किल है, लेकिन जब आगे चलते जिंदगी में पीछे मुड़ के देखोगे तो बोलोगे यार वो मेहनत वर्थ इट। तो बस मैं यही कहूंगा बेटा, आप जो मेहनत कर रहे हो वो वर्थ इट है। इट विल नेवर गो वेस्ट। आप पढ़ाई करो, लग के पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई करो, ये कभी भी वेस्ट नहीं है। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन एक चीज याद रखना, ये मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, और उसकी गारंटी फिजिक्स देता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो तुम एनर्जी लगा रहे हो, ये एनर्जी, इट विल नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये लौट कर वापस आएगी जिंदगी। तो इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, है ना, खूब मेहनत करो। और जिंदगी में आगे चलकर जब पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम कभी कभी भी रिग्रेट नहीं होगा मेहनत का। लेट मी टेल यू, ये मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, नेवर फील रिग्रेट। फिर मैं अभी विदा लूंगा। मैं जानता हूँ आप में से कहीं को निराशा हाथ लगी हुई, कहीं को लग रहा होगा हमें सबसे बात करनी थी। मैं जानता हूँ आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, इस बात का विश्वास करो। वहां मैं जब खड़ा रहता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, वो सिर्फ आपके लिए करता हूँ, जस्ट फॉर यू। और किसी को नहीं, तेरे लिए करता हूँ, तेरे लिए। ठीक है, भले मैं आज तुझसे बात नहीं कर पा रहा, लेकिन विक्ट्री सेलिब्रेशन में मिलेंगे, बात भी करेंगे, गले भी मिलेंगे, और तेरी खुशियों में शामिल भी होंगे। ठीक है, इसलिए बुरा मत सोचना, बुरा मत मानना कि मैं आपसे बात नहीं कर पाया, निराश मत होना। हाँ,
मैं तुम्हारे लिए ही सब कर रहा हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और हम इसीलिए इस छोटे से बंधन से बंधे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और शायद कहीं ना कहीं अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे आपके ऊपर पूरा आपका विश्वास है कि आप डेफिनेटली जो ये एग्जाम है, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम, सेकंड टफेस्ट एग्जाम जो है, इसे क्रैक जरूर करो। टुगेदर वी विल। और ध्यान रखना, मैं आखिर तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। कोई तुम पर विश्वास करे या ना करे, तुम्हारा कोई अपना तुम पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम्हारी काबिलियत पर विश्वास करता हूँ। एंड आई नो यू कैन। बहुत सारी कमियां होने के बाद भी मैं जानता हूं तुम कर ले जाओगे, कर लोगे। थोड़े समय के लिए हो सकता है तुम अपने पाथ से भटक जाओ, लेकिन जहां मैंने तुम्हें डांटा, जहां मैंने तुम्हें भला बुरा कहा थोड़ा सा भी, तुम डेफिनेटली अपने पाथ पर वापस आ जाओ। तो कभी कभी मैं आपको डांट भी देता हूँ, आप बुरा भी बोल देता हूँ, वो सिर्फ अपना समझ के बोलता है। क्योंकि अगर मैं किसी को ऐसा बोल रहा हूं, तो आप खुद समझिए आप किसको ऐसा बोल पाते हैं, जो आपका खुद का अपना होता है उसी को बोल पाते हैं। और तुम मेरे खुद के अपने हो, इसलिए मैं ऐसा कई बार तुम्हें डांट देता हूँ, बोल देता हूँ। जैसे अभी किसी बच्चे को डांटा मैंने, तो सिर्फ अपना समझ के डांटा यार। हाँ, नहीं तो दुनिया में किसी को किसी की नहीं पड़ी यार। हाँ, तुमने देखा होगा सड़क किनारे ना जाने कितने लोग ऐसे पड़े रहते हैं, कोई तो देखता भी नहीं उनकी तरफ, किसी को किसी की नहीं पड़ी। हर आदमी सिर्फ अपने बारे में और अपने लोगों के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। तुम सब हमेशा से कहा है, लक्ष्य हो चाहे प्रयास हो, वी आर अ फैमिली, वी आर अ फैमिली। एंड इसीलिए हम फैमिली में एक दूसरे के लिए सोचते हैं, और इस पूरी फैमिली को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और सबका अच्छा हो, हर फैमिली के सदस्य का अच्छा हो, यही हमारी भगवान से कामना है, इच्छा है, जो भी कह लो, प्रेयर है। और जो उम्मीद है कि आपके सबको सबके सपनों को साकार करने में कहीं ना कहीं मेरा भी एक छोटा सा योगदान जरूर रहेगा। सो दैट इज इट। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।